हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, लगातार मेहनत करते जाएं, क्योंकि मेहनत का पर्याय इस दृष्टि में कुछ भी नहीं है। जितना मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छी आपकी नौकरी लगने वाली है। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार की। हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसी कड़ी में देखिएगा हमने कितनी बातें कर ली। हमने बातें कर ली कहाँ तक? हमने बात कर ली चीन की, ठीक है, हमने बात कर ली कूची की, हमने बात कर ली खोतान की। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं किसकी? तिब्बत की। किसकी बात करने वाले हैं? तिब्बत की बात करने वाले हैं। तिब्बत से यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके। क्या प्रश्न बनते हैं तिब्बत से? देखो ध्यान से सुनना बेटा। तिब्बत से आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनकी भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो तिब्बत का प्राचीन नाम पूछा जाता है ना, और तिब्बत का प्राचीन नाम कहाँ पर है, कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, ये प्रश्न बड़ा देखने को मिला है। पिछले कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखो ध्यान से सुनना कि महाभारत और रामायण में, कहा महाभारत और रामायण में तिब्बत के लिए त्रिविष्टुप प्रदेश का जो है नाम उल्लेख किया गया। क्या तिब्बत को क्या कहा गया महाभारत और रामायण में? तो याद रखिएगा कि तिब्बत को महाभारत और रामायण में त्रिविष्टुप प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? त्रिविष्टुप प्रदेश। साथ ही साथ इसे छोल खा, क्या चीज? छोले खाने। आपको क्या खाने? छोले बनाने, और छोले बना के कहाँ खाने हैं? तिब्बत में। इसी से याद रखिएगा क्या? छोल खा प्रदेश। इसको क्या कहा जाता था? छोल का प्रदेश कहा जाता था। यदि मैं बात करूं तिब्बत की, किसकी बात करूं मैं? तिब्बत की बात करूं तो तिब्बत का जो मैंने आपको जब समझाया था तब मैंने आपको कहा था, क्या कहा था? मैंने आपको कहा कि तिब्बत का 7वीं शताब्दी तक जो इतिहास था वो सारा का सारा अंधकार में था। इतिहास 7वीं शताब्दी तक तिब्बत के बारे में ज्यादा कोई विशद जानकारी हमें देखने के लिए मिलती नहीं है। लेकिन 7वीं शताब्दी में एक शासक का उल्लेख मिलता है। और देखिएगा तिब्बत का शासक जिसका नाम क्या बताया था मैंने आपको? सोनगंपो। इस सोनगंपो को उल्लेख मिलता है कि सोनगंपो नामक शासक ने तिब्बत के ऊपर क्या कर लिया था? आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में 7वीं शताब्दी में तिब्बत के ऊपर क्या कर लिया? इसने अधिकार कर लिया। आ गई बात समझ में? ये यहां तक की कहानी हो गई है। अब समझो, सोनगंपो साहब ने तिब्बत के ऊपर अधिकार करने के बाद में, सोनगंपो ने तिब्बत के ऊपर अधिकार करने के साथ ही साथ सोनगंपो ने 2 राजकुमारियों से विवाह किया। कितनी राजकुमारियों से विवाह? 2 राजकुमारियां कौन कौन सी? एक तो याद रखिएगा कि एक तो नेपाल की राजकुमारी के साथ में और दूसरी चीन की राजकुमारी के साथ में इसने 2 विवाह किए। कितने विवाह किए? 2 विवाह किए। एक तो चीन और दूसरी कौन सी? नेपाल। तो चीन और नेपाल की जब राजकुमारियों से इसने विवाह किया तो विवाह करने के साथ ही, देखिएगा, विवाह करने के साथ ही ये चीन और नेपाल की जो दोनों की दोनों जो राजकुमारियां थी, ये दोनों की दोनों जो राजकुमारियां कौन कौन सी? एक तो चीन वाली, दूसरी कौन सी? नेपाल वाली। ये दोनों की दोनों राजकुमारियां, देखिए कोइंसिडेंस, देखिएगा ये राजकुमारियां जब आई इसके साथ में तो दोनों की दोनों राजकुमारियां अपने हाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेकर के आई थी। अपने हाथ में क्या लेके आई? ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेके आई थी, ठीक है ना। और दोनों के हाथ में ये कॉमन चीज थी। नेपाल और चीन दोनों की दोनों जो राजकुमारी आई, दोनों राजकुमारियां जो हैं अपने हाथ में भगवान बुद्ध की क्या लेके आती है? बुद्ध की प्रतिमा लेकर के आती है। साथ में बुद्ध की प्रतिमा लेकर के आती है। कौन लेकर के आती है? ये दोनों राजकुमारियों का नाम का उल्लेख जो है विशेष रूप से यहाँ पर मिलता नहीं है। और जैसे ये दोनों की दोनों जो है इन्होंने मूर्तियां देखी। किसने देखी बेटा? सोनगंपो ने। किसने देखी? देखो ये कौन है आपका? सोनगंपो है। कौन है? सोनगंपो है। इन सोनगंपो ने विवाह किया। क्या किया है? विवाह किया है। विवाह किसके साथ में? एक तो नेपाल की राजकुमारी के साथ में और दूसरी चीन की राजकुमारी के साथ में इसने क्या किया? विवाह किया। ये नेपाल और चीन की क्या है? राजकुमारियां हैं, राजकुमारियां, ठीक है। आगे बात समझ में। और जैसे ही इन्होंने इसके हाथ में बुद्ध प्रतिमा देखी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखी, तो यार सोनगंपो ने कहा कि ये कैसी विडंबना है, दोनों हाथ में जो है क्या लेके आई है? भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेके आई है। तो सोनगंपो को भगवान बुद्ध के
विषय में जानने के लिए बड़ी मन में जो है उत्कंठा हुई, बहुत ज्यादा जो है क्या हुई, जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने, देखो याद करवा रहा हूं कि फेंक दिया। जब उन्होंने क्या हुई, भगवान बुद्ध के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्या हुई, जिज्ञासा हुई, तो क्या कर दिया, फेंक दिया। क्या कर दिया, फेंक दिया। फेंका मतलब फेंकने को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थ्रोन, थ्रो बोलते हैं ना, थ्रो करना, फेंक करना, फेंकना, ठीक है ना। तो उसी से याद रखना, फेंक दिया क्या, तो याद रखिएगा थ्रोनमी संबोटी। इसका मंत्री था, देखो सोनगंपो का एक मंत्री था, और मंत्री का नाम क्या है बेटा, थ्रोनमी, क्या है, थ्रोनमी संबोटी, थ्रोनमी संबोटी। इस थ्रोनमी संबोटी को कहां पर भेजा, भारत भेजा। कहां पर भेजा बेटा, याद रखिएगा, कहां भेजा इसने, भारत भेजा। क्यों भेजा, भगवान बुद्ध के बारे में विशद जानकारी लेने के लिए, कि कौन है भाई ये बुद्ध, क्या है बौद्ध धर्म, आगे बात समझ में। तो संबोटी कहां पर आते हैं, भारत में आते हैं। कहां पर आते हैं, भारत में आते हैं। और जब ये भारत में आते हैं तो भारत के 2 विश्वविद्यालय, देखो मैंने विश्वविद्यालय बताए थे ना, कौन कौन से, देखो बेटा वापस देख लो। एक तो मैंने बताया, देखो इधर तक्षशिला, एक मैंने आपको क्या बताया है, वल्लभी, फिर नंबर 3 विक्रमशिला और नालंदा और विक्रमशिला। तो देखो ये थ्रोनमी संबोटी जब भारत आया तो यहाँ नंबर 3 और 4, नंबर 3 और 4 वालों से मिला। नंबर 3 और 4 मतलब क्या, एक तो नालंदा और दूसरा क्या जो है विक्रमशिला। तो नालंदा का बौद्ध विद्वान था एक, नालंदा का बौद्ध विद्वान, नालंदा का बौद्ध विद्वान, देखिएगा याद रखिएगा, नालंदा का बौद्ध विद्वान। और नालंदा का बौद्ध विद्वान, उसका नाम क्या था, शांत रक्षित। क्या नाम था बेटा, शांत रक्षित। नालंदा बौद्ध विहार का एक विद्वान जिसका नाम क्या था, शांत रक्षित। आ गई बात समझ में। दूसरा हम यदि बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो भी बिहार राजगीर में। तो विक्रमशिला का विक्रमशिला क्या चीज, विक्रमशिला का जो विक्रमशिला का बौद्ध व्यक्ति था, उस विक्रमशिला वाले का नाम क्या था, पद्म संभव। क्या नाम था, पद्म संभव। देखो याद रखना, पद्म संभव। विक्रमशिला वाला बौद्ध विद्वान, उसका नाम क्या है, पद्म संभव। क्या नाम था, पद्म संभव। याद रखिएगा, 2 लोगों को अपने साथ में लेके गया। कौन कौन को, एक तो शांत रक्षित को साथ में लेके गया, और दूसरा किसको साथ में लेके गया, पद्म संभव। इन दोनों को कहां ले गया, तिब्बत ले गया। कहां ले गया, इन दोनों को तिब्बत, दोनों को कहां ले गया, तिब्बत ले गया। कौन लेके गया है, थ्रोनमी संबोटी। थ्रोनमी संबोटी कौन है, सोनगंपो का मंत्री है। क्या है, सोनगंपो का मंत्री है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ये वही थ्रोनमी संबोटी है जिसने तिब्बती व्याकरण की रचना की। और तिब्बती वर्णमाला के ये क्या माने जाते हैं, तिब्बती वर्णमाला के ये क्या माने जाते हैं, तिब्बती वर्णमाला के जनक माने जाते हैं। कौन, इन थ्रोनमी संबोटी के बारे में 2 चीजें लिख रहा हूं। क्या, एक तो तिब्बती व्याकरण की रचना की, तिब्बती व्याकरण की रचना, व्याकरण की रचना। और व्याकरण में क्या होती है बेटा, व्याकरण में क्या होती है, वर्णमाला। क्या होती है, वर्णमाला। क्या होती है, वर्णमाला। और वर्णमाला का जनक कहा जाता है किसको, थ्रोनमी संबोटी को। देखो भारत गया, बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया है। नालंदा के बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार से एक व्यक्ति को लेके आया जिसका नाम क्या था, शांत रक्षित। विक्रमशिला का लेके आया किसको, पद्म संभव को। अब जब ये यहाँ पर आया ना, तो आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी क्या, जब ये यहाँ पर तिब्बत पहुंचते हैं तो तिब्बत में उस समय जब ये आया तो वहां पर एक तिब्बत में एक समुदाय था, एक समुदाय था। और समुदाय विशेष, धर्म विशेष था। देखिएगा उसका नाम मिलता है बोन धर्म। क्या नाम मिलता है, बोन धर्म के जो समुदाय के जो लोग थे, इनका यहाँ पर तिब्बत में बहुत ज्यादा क्या था, प्रभाव था। तिब्बत में बोन धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे, इनका बहुत ज्यादा यहाँ पर तिब्बत में क्या था, प्रभाव था। ये बोन धर्म वाले लोग कौन थे, तो बोन धर्म वाले लोग, बोन का मतलब क्या, दिमाग है ना, दिमाग को कौन भ्रमित करता है, जो जादू टोना टोटका करता है। तो बोन धर्म किससे संबंधित है, जादू टोने टोटके से। जादू टोना और टोटका करने वाले लोग थे ये, ठीक है ना, कौन, बोन धर्म के लोग। अब ये तो छोटे मोटे जादू करते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो लोग यहाँ से भारत से गए, कौन कौन गए,
एक तो शांत रक्षित, दूसरा पद्म संभव। ये देखो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म की कौन सी, वज्रयान शाखा से संबंधित है। और वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म में विशेष रूप से किसके लिए जानी जाती है, जादू टोने टोटके के लिए। तो ये तो बेचारे छोटे मोटे जादू दिखाते थे, ये तो क्या करते थे, छोटे मोटे जादू दिखाते थे। तो ये शांत रक्षित और पद्म संभव ने क्या करा भाई साहब, बहुत बुरी तरीके से उन बौद्ध धर्म के लोगों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इतने भयानक भयानक जो है उनको जादू दिखाए कि वो तो खुद आकर के बौद्ध धर्म वालों ने जो है पैर पकड़ लिए कि गुरुजी माफ हो गई, क्या हमें माफ कर दीजिए, हमारी क्या हो गई है, गलती हो गई, हमारी क्या हो गई है, गलती हो गई। तो उन्होंने देखिए तिब्बत में पद्म संभव और शांत रक्षित ने क्या करा है, वज्रयान शाखा का क्या किया है, प्रचार प्रसार। तो देखो इनको पराजित किया, इनको पराजित किया, पराजित किसने किया, पराजित किया किसने, पद्म संभव और शांत रक्षित ने। आ गई बात समझ में। जब ये बात पता चली, जब ये बात पता चली, किसको पता चली, ये बात जब पता चली शांत रक्षित को, किसको, शांत रक्षित को। तो शांत रक्षित को बहुत, शांत रक्षित इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के बाद में सोनगंपो ने इन दोनों के लिए, किन दोनों के लिए, पद्म संभव और शांत रक्षित, इन दोनों के लिए एक वहां पर विहार की स्थापना करी। और उस विहार का महत्वपूर्ण नाम मिलता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा विहार, समयस विहार। कौन सा, समयस विहार की स्थापना करी। कौन सा, समयस विहार बनाया, किसके लिए, इन दोनों लोगों के लिए। किसने बनाया, सोनगंपो ने। कौन से, किसने बनाया था, सोनगंपो ने। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि 11वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में यदि हम बात करते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक बहुत महान बौद्ध विद्वान हुए जिनका नाम था दीपांकर आतिश दीपांकर श्रीजान, आतिश दीपांकर श्रीजान। इन आतिश दीपांकर श्रीजान ने भी जो है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उस समय तिब्बत के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम मिलता है चुनबुन। क्या नाम मिलता है, चुनबुन के निमंत्रण पर जो है आतिश दीपांकर श्रीजान भी जो है तिब्बत जाते हैं और बौद्ध धर्म का वहां पर क्या करते हैं, प्रचार प्रसार। देखो नाम क्या है, चुनबुन। क्या नाम है, चुनबुन। और चुनबुन कौन से काल में हुई, 11वीं शताब्दी में। कौन सी, 11वीं शताब्दी में। यह विशेष रूप से याद रखिएगा। और इन दीपांकर श्रीजान के लिए चुनबुन ने, किसने, चुनबुन ने एक विहार बनाया था जिसका नाम था शाक्य विहार। क्या नाम था, शाक्य विहार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है कि शाक्य विहार तो किसके लिए बनाया था, दीपांकर श्रीजान के लिए। और जबकि पद्म संभव और शांत रक्षित के लिए समयस विहार की स्थापना की थी किसने, सोनगंपो ने। किसने, सोनगंपो ने। तो ये मैंने आपको तिब्बत की सारी बातें बता दी है। नालंदा विहार के बारे में आपको पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार के ऊपर कई बार आक्रमण किया था। 1193 में किया, फिर 1203 में किया, और बाद में नालंदा विहार में क्या लगा दी थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नालंदा विहार में उसने 12वीं शताब्दी में क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। किसने, बख्तियार खिलजी ने। किसने, बख्तियार खिलजी ने। इतनी बात समझ में आ गई तिब्बत वाली। अब सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ध्यान बोर्ड के ऊपर। चलिए ये हटा देता हूँ, बाकी वो तो रहने देता हूँ आप लोगों के लिए। तिब्बत, तो देखिएगा तिब्बत में पहली चीज क्या याद रखनी है कि महाभारत वे रामायण में तिब्बत का प्राचीन नाम त्रिविष्टुप प्रदेश मिलता है। त्रिविष्टुप, ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखना, प्रदेश मिलता है। याद रखिएगा कि अन्य प्राचीन नाम
प्राचीन नाम, अन्य प्राचीन नाम। मैंने कहा ना कि अन्य प्राचीन नाम और क्या, इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है, तो मैंने कहा आपको छोले खाने, क्या खाने, छोले खाने। कहाँ जाकर के खाओगे, तिब्बत में। तो इसको क्या कहा जाता था, छोलखा प्रदेश। क्या कहा जाता था, छोलखा प्रदेश, छोलखा प्रदेश, छोलखा प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट कि 7वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी तक तिब्बत का इतिहास, तिब्बत का इतिहास अंधकारमय था, अंधकारमय था। परंतु सातवीं सदी में सोनगंपो नामक शासक ने, सोनगंपो, अब देखो इसके बारे में ज्यादा और कोई विस्तृत जानकारियां मिलती नहीं है, ठीक है ना। सोनगंपो नामक शासक ने, नामक शासक ने तिब्बत पर अधिकार किया। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिएगा, सोनगंपो ने दो विवाह किए, दो विवाह किए। कौन कौन से दो विवाह किए, एक नेपाल की राजकुमारी और दूसरा चीन, चीन की राजकुमारी, है ना। ठीक है, नेपाल और चीन की दोनों जो राजकुमारियां थी, आगे बात में दोनों राजकुमारियां, दोनों राजकुमारियां अपने साथ बुद्ध की प्रतिमा लेकर आई, बुद्ध की प्रतिमा लेकर आई। ठीक है, दोनों राजकुमारी अपने साथ में क्या लेकर आई है, बुद्ध की प्रतिमा लेकर आई। आगे लिख रहा हूं, इसी से प्रभावित होकर, इसी से प्रभावित होकर सोनगंपो ने अपने मंत्री, सोनगंपो ने अपने मंत्री और मंत्री का नाम क्या, थ्रोनमी संभोटी, थ्रोनमी संभोटी थ्रोनमी संभोटी को बौद्ध धर्म की जानकारी हेतु, बौद्ध धर्म की जानकारी हेतु भारत भेजा।
भारत भेजा। ठीक है, क्लियर। थ्रोनमी संबोटी, अब तो सीधे सीधे संबोटी लिख दो, समझ जाओगे। संबोटी तिब्बत वापस जाते समय, तिब्बत वापस जाते समय दो बौद्ध विद्वान कौन? दो बौद्ध विद्वान, एक तो नालंदा के और दूसरा कौन सा? विक्रमशिला। देखिए याद रखिएगा कि जो है नालंदा का कौन था? शांत रक्षित, और विक्रमशिला का कौन था? पद्म संभव। नालंदा के शांत रक्षित, शांत रक्षित वे विक्रमशिला के कहाँ के? विक्रमशिला के पद्म संभव को, पद्म संभव को पद्म संभव को अपने साथ ले गया, अपने साथ ले गया। ठीक है, इस समय तिब्बत में बोन धर्म, याद रखिएगा तिब्बत में कौन सा धर्म? बोन धर्म का प्रभाव था। ठीक है, ये बोन धर्म वाले लोग क्या है कि छोटे मोटे जादू टोने टोट के करते थे, लोगों को प्रभावित करते थे। ठीक है ना, लेकिन बड़े बाप मिल गए। ठीक है ना, दोनों से ध्यान से सुनना कि ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। ठीक है ना, आगे लिखूंगा। खैर, बौद्ध धर्म का प्रभाव था। जो जादू टोना टोटका करते थे, टोना टोटका करते थे, पद्म संभव वे शांत रक्षित ने, शांत रक्षित वे पद्म संभव ने बोन धर्म के लोगों को पराजित कर दिया। जिससे प्रभावित होकर मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य बन जाता है, आप लोगों का याद रखना। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि कौन से विहार की स्थापना की गई थी? समयस। कौन सा? समयस विहार। ठीक है, आगे बात समझ में। पद्म संभव को दूसरा बुद्ध कहा जाता है, अभी आगे बात लिखूंगा। पराजित कर दिया, जिससे प्रभावित होकर सोनगंपो ने उनके लिए कौन सा? समयस। कौन सा बेटा? समयस, याद रखना। कौन सा? समयस विहार की स्थापना करवाई। समयस
विहार का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? याद रखिएगा, नोट लगा रहा हूं कुछ कि पद्म संभव, पद्म संभव, पद्म संभव को क्या दूसरा बुद्ध कहा जाता है, दूसरा बुद्ध कहा जाता है। वे शांत रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, वज्रयान शाखा, याद रखना बेटा, क्या वज्रयान शाखा में किससे संबंधित होती है? वज्रयान शाखा जादू टोने टोटके से संबंधित होती है। किससे? जादू टोने टोटके से संबंधित होती है। कौन सी शाखा? वज्रयान शाखा। ठीक है, जादू टोने टोटके से संबंधित, टोने टोटके से संबंधित। का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, क्लियर? नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 क्या कि थ्रोनमी संबोटी ने, थ्रोनमी संबोटी ने तिब्बती व्याकरण की रचना की, तिब्बती व्याकरण की रचना की। उन्हें तिब्बती वर्णमाला का जनक कहा जाता है, तिब्बती वर्णमाला का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? माफ कीजिएगा, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। विहार का नाम पूछा जा सकता है, वज्रयान शाखा का पूछा जा सकता है कि कौन सी शाखा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए, नहीं है, चलिए, हो तो पता आपको क्या करना है। अगली बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं कि 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के विद्वान, कहाँ के? विक्रमशिला, ठीक है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय,
तो विक्रमशिला के महान विद्वान ये जब हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो मैं और भी जो है बात करूंगा, ठीक है। आतिश दीपांकर सृजान, आतिश दीपांकर सृजान, दीपांकर सृजान, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो भक्ति आंदोलन होगा, और इस भक्ति आंदोलन में हम लोग बात करेंगे वापस से आतिश दीपांकर सृजान की, ठीक है। याद रखिएगा ये भी बौद्ध विद्वान थे, ठीक है, बौद्ध विद्वान है ये भी आगे शास्त्रार्थ करेंगे इनके शिष्य, ठीक है। शंकराचार्य के समय जब हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, शंकराचार्य पराजित करेंगे इनके शिष्यों को, कुछ शिष्यों को, ठीक है। आगे बात करेंगे जब भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तब। आतिश दीपांकर सृजान, ठीक है ना। अब इस समय 11वीं शताब्दी में तिब्बत का जो शासक था उसका नाम क्या था? चुनबुन। क्या नाम था? चुनबुन। तो चुनबुन ने निमंत्रण दिया था किसको? आतिश दीपांकर सृजान को, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के महान विद्वान आतिश दीपांकर सृजान तिब्बत के शासक क्या नाम है? चुनबुन। चुनबुन के निमंत्रण पर तिब्बत गए, ठीक है। चुनबुन ने उनके लिए देखिएगा शांत रक्षित और पद्म संभव के लिए कौन सा? समयस विहार, और इनके लिए कौन सा? शाक्य विहार। कई गाइडों में गलत लिखा हुआ मिलता है तो कंफ्यूजन मत होना। ये बात है कि तिब्बत के शासकों ने 2 विहारों की स्थापना की, एक तो शाक्य विहार और दूसरा समयस, लेकिन दोनों अलग अलग शासक है बेटा, ठीक है। चुनबुन ने तो किसका? शाक्य विहार का, जबकि सोनगंपो ने समयस का, ठीक है ना। शाक्य विहार बनवाया, शाक्य विहार की स्थापना करवाई, शाक्य विहार की स्थापना की, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? आगे बात कर लेते हैं हम एक और विशेष महत्वपूर्ण नोट कि बख्तियार खिलजी ने कर्म से 1193 और 1203 में नालंदा के ऊपर आक्रमण किया था और नालंदा में भयंकर आग लगा दी, और आग लगाने के बाद में वहां के जो बौद्ध ग्रंथ थे उन बौद्ध ग्रंथों को भी क्या कर दिया गया था? जला दिया गया था। बौद्ध ग्रंथों को भी क्या कर दिया गया था? जला दिया गया था, और कुछ को अपने साथ में ले गया था। कौन? बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। नोट कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर क्रम से नालंदा विश्वविद्यालय वी लिख रहा हूं, पर क्रम से कब एक तो याद रखिएगा, है ना। 1193 व 1203 ईस्वी में आक्रमण किया, वे यहां पर आग लगा दी, यहां पर आग लगा दी, ठीक है। अनेक हजारों जो है बौद्ध जो ग्रंथ थे वो बौद्ध ग्रंथ जल करके इसमें क्या हो गए थे? भस्म हो गए थे। बौद्ध ग्रंथों को नष्ट किया,
बौद्ध ग्रंथों को नष्ट किया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो नालंदा विहार, ठीक है ना, नालंदा विहार, और नालंदा विहार के जो लोग थे, कुछ बौद्ध ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया था। नालंदा को महायान ऑक्सफोर्ड, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब आग लगा दी तो कुछ जो बौद्ध ग्रंथ बचे हुए थे, उन बौद्ध ग्रंथों को, जो बौद्ध भिक्षुक थे नालंदा में रहने वाले, इन नालंदा के बौद्ध भिक्षुकों ने अपने साथ में इन ग्रंथों को उठाया और उठा करके कहाँ चले गए थे? तिब्बत चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तिब्बत चले गए। ठीक है, अनेक बौद्ध भिक्षुक, अनेक बौद्ध भिक्षुक ग्रंथों के साथ तिब्बत चले गए, तिब्बत चले गए। चलिए, तो ये हमने बात कर ली है तिब्बत की। अब विशेष रूप से हिंद चीन में जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, वहाँ से आपको नाम पूछ लिए जाते हैं कि आधुनिक नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। तो यदि हम बात करते हैं बर्मा या म्यांमार जिसे कहा जाता है, तो उसका प्राचीन नाम भी बर्मा मिलता है। क्या मिलता है? बर्मा मिलता है। फिर यदि हम बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड का नाम मिलता है आपको शाम। थाईलैंड का नाम क्या मिलता है? शाम। कंबोडिया का नाम मिलता है कुंभज। क्या मिलता है? कुंभज या कंबुज। और वियतनाम का नाम मिलता है चंपा। क्या नाम मिलता है? चंपा। मैं नाम लिख रहा हूं। भारत चीन, भारत चीन क्या है? भारत चीन में जहां पर भारतीय संस्कृति हुई, वहां पर प्राचीन नाम क्या क्या, उनकी बात बता रहा हूं। ठीक है ना, भारत चीन में भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, आधुनिक नाम, यहां से प्रश्न आता है बेटा, ध्यान रखना। आधुनिक नाम, ठीक है। और यहां पर सामने मैं क्या लिख रहा हूं? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। एक तरफ मैं लिख रहा हूं म्यांमार या बर्मा। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? बर्मा। क्या नाम मिलता है? बर्मा। फिर हम बात करते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड को क्या कहा जाता था? शाम। ऐसे करना कि थाईलैंड बहुत काला था, और काले को क्या बोलते हैं? शाम वर्ण। ठीक है, थाईलैंड नंबर 1। नंबर 2 थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को क्या कहा जाता था? शाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाम। आगे हम बात करते हैं कंबोडिया। तो कंबोडिया के लिए दो नाम मिलते हैं वस्तुतः। क्या क्या नाम मिलते हैं? एक तो कुंभज या कंबुज। कंबोडिया और कंबोडिया का याद रखना, कुंभज, क्या? कुंभज या कंबुज। कुंभज या कंबुज। कुंभज या कंबुज। नंबर 4 वियतनाम। वियतनाम को क्या कहा जाता था? चंपा। वियतनाम, और वियतनाम को क्या कहा जाता था? चंपा चमेली। चलिए, ये आपके मैंने लिख दिए पुराने। अब एक तो, अब फिर यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखो ध्यान से सुनना, पूर्वी द्वीपों के नाम लिख रहा हूं। पूर्वी द्वीप जैसे
कौन कौन से पूर्वी द्वीप हो गए बेटा? एक तो यहाँ पर देखो पूर्वी द्वीप सुमात्रा और जावा, सुमात्रा और जावा। तो सुमात्रा को क्या कहा जाता था? श्री विजय। क्या कहा जाता था? श्री विजय। या इसी के लिए शब्द मिलता है स्वर्ण द्वीप। क्या मिलता है? स्वर्ण द्वीप। और जावा को क्या कहा जाता था? यव द्वीप। क्या कहा जाता था? यव द्वीप। आ गई बात समझ में? देखो सुमात्रा से याद रखिएगा, श्री विजय, सुमात्रा श्री विजय, और फिर क्या याद रखोगे? स्वर्ण द्वीप। और साथ ही साथ देखिए जावा को क्या कहा जाता था? यव द्वीप। इधर यहीं पे मैं लिख रहा हूं पूर्वी द्वीप, कुछ पूर्वी द्वीपों की बात करेंगे, पूर्वी द्वीप। और पूर्वी द्वीप में सबसे पहले सुमात्रा, ठीक है। और सुमात्रा के लिए क्या कहा जाता था? सुमात्रा को क्या कहा जाता था? से याद रखिएगा, श्री विजय और स्वर्ण द्वीप। श्री विजय, श्री विजय या फिर स्वर्ण द्वीप, स्वर्ण द्वीप पुराना नाम, ठीक है। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं किसकी? जावा। किसकी? जावा। और जावा को बेटा क्या कहा जाता था? यव द्वीप। जावा को क्या कहा जाता था? यव द्वीप, यव द्वीप। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। हम देखो कहाँ चल रहे हैं, अब हम कंबोडिया चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? कंबोडिया चल रहे हैं। और कंबोडिया चलने से पहले मैं 1 सेकंड के लिए पानी पी लेता हूँ भाई। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? कंबोडिया चल रहे। मैंने आपको कहा ना कंबोडिया का एक तो अभी मैंने पुराना नाम बताया, कंबुज। क्या बताया? कंबुज द्वीप। इंडो चाइना का सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है किसको? कंबोडिया को। किसको? कंबोडिया का। वस्तुतः यदि हम बात करें चाइना की, किसकी? तो चाइना का। उस समय देखो ध्यान से, प्राचीन बात कर रहे हैं। चीन का जो फुनान प्रांत है, चीन का जो फुनान प्रांत, इस फुनान प्रांत का एक राज्य माना जाता है, एक भाग था, उसके अधिकार में था क्या? कंबोडिया। ठीक है, आगे बात समझ में? कंबोडिया देखो ये यहां से पूरा का पूरा, आगे बात समझ में? क्लियर है ना? चीन का फुनान प्रांत का एक भाग क्या? कंबोडिया। भारत के साथ में प्राचीन काल से ही कंबोडिया के साथ में बड़े अच्छे व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, कुछ घोड़ों का, अश्वों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। यहाँ के यदि हम शासक की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, देखो कौंडिन्य नामक शासक था। क्या शासक था? कौंडिन्य नामक शासक था, जिसने पहली शताब्दी में, कब? पहली शताब्दी में यहां पर हिंदू साम्राज्य की, हिंदू शासन की क्या की है? स्थापना। कौंडिन्य नामक शासक है जिसने पहली शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में बेटा? याद रखना, पहली शताब्दी में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की है। कहां पर? कंबोडिया में। कहां पर? कंबोडिया में। आ गई बात समझ में? फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 11वीं शताब्दी में उल्लेख मिलता है कि यहां पर एक वंश हुआ करता था और इस वंश का नाम है खमेर वंश। कौन सा? खमेर वंश। और इस खमेर वंश में एक शासक हुआ, उस शासक का नाम क्या था? सूर्यवर्मन द्वितीय। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए, याद रखना कि सूर्यवर्मन द्वितीय यहाँ का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था 11वीं शताब्दी में। और इसी सूर्यवर्मन द्वितीय ने बड़े सुंदर, एशिया में सबसे बड़ा, हमारे जो है विश्व में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या? अंगोर वाट या अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? सूर्यवर्मन द्वितीय को जाता है। और इसने वहां पर एक नगर भी बसाया जिसका नाम क्या था? अकोरथोम। कौन सा? अकोरथोम नामक नगर की भी स्थापना करवाई थी। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। आ गई बात समझ में? क्या था अंगोर वाट का मंदिर, कैसा था? यदि हम बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं अब यहां से कुछ आपको फोटोज दिखा रहा हूं और फोटोज के साथ साथ ही चीजें आपको मैं समझाने वाला हूं। देखिएगा, आप जो सामने देख रहे हैं, देखो मैं आपको कंबोडिया लेकर के चल रहा हूं। कहां लेकर के चल रहा हूं? कंबोडिया। ये इस प्रकार का आपका अंगोर वाट का मंदिर है, दिख रहा है क्या भाई? देखो ये इसका क्या है?
प्रवेश द्वार है। ये क्या है? इसका प्रवेश द्वार है। बड़ा सुंदर है, बड़ा भव्य है। अभी सारे प्रवेश द्वार में भी कैसी चीजें हैं, क्या क्या चीजें, सब बताने वाला हूं। देखो, फिर ये पूरा का पूरा आगे चल करके इतना बड़ा भव्य विशाल का मंदिर है। कौन सा? अंगोरवाट का विष्णु मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। आदरणीय निर्मल सर भी यहाँ पर जो है, जब छुट्टियां हुई थी पिछली बार दीपावली को, तो वहां पर घूमने के लिए गए थे। बड़ा सुंदर है, बड़ा भव्य, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु का एशिया का सबसे विशाल मंदिर माना जाता है। कौन सा? अंगोरवाट या अंकोरवाट का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। खमेर वंश का शासक हुआ करता था। कौन से वंश का? खमेर वंश का शासक हुआ करता था। यदि हम बात करें इसमें, तो द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ के साथ में पंचायतन शैली का भी इसमें क्या किया गया है, जो है प्रयोग किया गया। द्रविड़ शैली में निर्मित सबसे बड़ा भव्य मंदिर माना जाता है। कौन सा? अंगोरवाट या अंकोरवाट का मंदिर। अब देखिएगा, एक चीज और मैं आपको थोड़ी सी दिखा रहा हूं। यहां पर आपको ये नदी दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही है? नदी। ये नदी जो है वो कौन सी है? मेकांक नदी। कौन सी है? मेकांक नदी है। इस मेकांक नदी के तट पर स्थित है कौन सा? अंकोरवाट का मंदिर। मंदिर के चारों तरफ 650 फीट चौड़ी खाई है। कितनी? 650 फीट चौड़ी क्या है? खाई है। और महाभारत और रामायण के कुछ प्रसंगों का चित्रण किया गया है इस अंगोरवाट या अंकोरवाट के मंदिर में। ठीक है, अंगोरवाट या अंकोरवाट के मंदिर में महाभारत और रामायण के कुछ प्रसंगों का भी यहाँ पर क्या मिलता है? आप लोगों को चित्रण मिलता है। और दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में भी क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? देखिएगा, ये इस प्रकार से भव्य, इतना भव्य मंदिर है। अब थोड़ा सा हम अंदर चल रहे हैं। हमने पहले तो दृश्य देखा था किसका? बाहर से। अब देखिएगा, ये अंदर का दृश्य है। कितना भव्य है, कितना सुंदर है ना? मजेदार। आया मजा? घर बैठे भैया कंबोडिया पहुंच गए हो, है ना? केवल नाम ही सुना होगा। ठीक है, इतना भव्य सुंदर मंदिर है। कुछ और मैं आपको इसकी, देखो, ये संध्या के समय का वहां का नजारा है। देखिए कितना भव्य है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, देखिए कितना भव्य। संध्या भोर भये है, भोर भये मधुवन में मोहे नटखट श्याम रिझाए। खैर, तो चलिए, ये देखो कितना सुंदर है। आगे के कुछ और दृश्य दिखा रहे हो, अंदर चल रहे हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा मंदिर है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? मंदिर है। ये इसका जो है, यहां से प्रांगण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? दिख रहा? देखो, यहाँ पर एक पर्यटक भी बैठा हुआ है ना? दिख रहा है ना आप लोगों को? तो इस प्रकार से बड़ा भव्य सुंदर अंगोरवाट या अंकोरवाट का मंदिर। अब देखिएगा, ये जब सुबह सुबह जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं इस अंगोरवाट मंदिर पे, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोने का बना हुआ है। स्वर्ण की भांति चमक उठता है। ये स्वर्ण की भांति क्या है? चमक उड़ता है ना? भव्य। आपका भी मन कर रहा होगा कि गुरुजी जब नौकरी लग जाएगी ना, तब हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। भगवान विष्णु को समर्पित है, द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है संपूर्ण विश्व में। ठीक है, और दोस्तों, पंचायतन शैली है। पंचायतन शैली का मतलब मैंने गुप्त काल के दौरान आप लोगों को समझाया था। ठीक है, देखिएगा, ये इस प्रकार से जो है, ये इस प्रकार से जो है आपका क्या है? अंगोरवाट का शिव जो है, माफ कीजिएगा, विष्णु मंदिर है। क्या है? अंगोरवाट का विष्णु मंदिर है। ठीक है, इस प्रकार से भव्य सुंदर जो है, कितना अद्भुत रमणीय मंदिर है ये। ठीक है, देख लीजिए भैया, घर बैठे गंगा आई है तो देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ये फिर और इसका और नजदीक से और नजदीक से और नजदीक से हर एक एंगल से मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए मैं फोटोज लेके आऊं। बहुत मेहनत लगती है भैया, एक एक फोटो ढूंढना पड़ता है, फिर उसको आपके अकॉर्डिंग
सेट करना पड़ता है, टेक्निकल टीम का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहता है एक एक चीज़ को सेट करने में। तो ये इस प्रकार से देखो भव्य विष्णु मंदिर अंगोरवाट या अंकोरवाट, ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। अब इसको देखिए, इसकी कलाकृति देखिए किस प्रकार से, देखो पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पत्थरों से निर्मित। अभी मैंने केवल इतना ही दिखाया, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? भगवान विष्णु की पत्थरों के माध्यम से इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर 3 प्रतिमाएं हैं। देखो, अब देखो, इसको मैं जूम कर रहा हूं, अब दिखेगा आपको। इसका और भी नजदीक वाला एंगल भी मैं लेके आया हूं। अब दिखा के नहीं देखा, भगवान विष्णु दिख रहे हैं, 3 प्रतिमाएं हैं, तीनों तरफ जो है त्रिमुख हैं इनके। ठीक है, ये देखिएगा इस प्रकार से, देखिए कितना सुंदर। लो, आप सोचे ना, 11वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी से किस प्रकार अलंकरण, ये यहाँ पर हाथियों का अलंकरण किया गया है। चारों तरफ इतना सुंदर, जो इतना अलंकृत है कि आनंद आ जाता है देखने वाले को भी। चलिए, आपको तो ऐसे ही आ रहा होगा आनंद। चलिए, अब देखिएगा, ये इसका कुछ अंदर का और भाग देख लीजिएगा। ये देखिएगा मुख्य गेट, ये यहाँ पर भी आपको विष्णु प्रतिमाएं दिखाई दे रही है ना? दे रही कि नहीं दे रही है, बताओ भाई। ठीक है, दिख रही है सारी चीजें, क्लियर हो रही है ना? चलिए, जल्दी जल्दी से कुछ मैं आपको और फोटो, अब देखो ये आप, मैंने कहा ना और पास का जो है आपके लिए मैं पोज लेके आऊंगा। ये भगवान विष्णु की देखो आकृति बनाई हुई है, आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, है ना? फेस दिख रहा होगा, इधर भी आपको ये भगवान विष्णु का फेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए, और नजदीक से देखते हैं भाई। लो, और नजदीक से देखो इसको, ये देखो। अब कई लोगों का मन कर रहा है कि गुरुजी अब रात दिन पढ़ेंगे, एक बार कंबोडिया जाकर के इस मंदिर को देखेंगे जरूर हम लोग। ठीक है, कितना भव्य है, कितना सुंदर है। ठीक है, ये देखिए, और नजदीक से देखिए, हर एक एंगल से जो है मैंने प्रयास किया कि आप लोगों के लिए तस्वीरें लेके आऊं। ठीक है, आप देख लीजिए इनको। ठीक है, दिख रही है तस्वीरें, आपने देख लिए। अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी जीवन में भूलने वाले हो। ठीक है, ये आपका ये और अंदर की कुछ तस्वीरें हैं। इतना भव्य है, बहुत ही सुंदर है आपका अंगूरवाट या अंकोरवाट का मंदिर। ठीक है, अंतिम तस्वीर, तस्वीर तेरी दिल में जब से उतारी है, किसकी? अंगोरवाट के मंदिर की। किसकी? अंगोरवाट के मंदिर की। आगे बात समझ में, तो हम बात कर रहे थे कंबोडिया की। ये मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। कंबोडिया जल्दी से मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, कंबोडिया, कल बोरोबुदुर लेके चलूंगा आपको। ठीक है ना? कंबोडिया, तो याद रखिएगा, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या बताया? कंबुज, या प्राचीन नाम क्या है? कंबुज। प्राचीन नाम क्या था? कंबुज था। याद रखिएगा, इंडो चाइना का, इंडो चाइना का, इंडो चाइना का सबसे, इंडो चाइना का सबसे प्राचीन राज्य, सबसे प्राचीन राज्य, प्राचीन राज्य। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको? कि चीन के फुनान प्रांत का एक भाग, चीन के फुनान प्रांत, फुनान प्रांत का एक भाग था। प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने प्रथम शताब्दी में, प्रथम
शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य की स्थापना की है? हिंदू राज्य के। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है प्रथम शताब्दी में, लेकिन हम बात करेंगे 11वीं शताब्दी में जहां खेमर वंश का शासन था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में यहाँ खेमर वंश का शासन हुआ करता था। खेमर, ठीक है, खेमर वंश का शासन था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है, जिन्होंने क्या करा? एक तो ध्यान से सुनना कि अंगोरवाट के विष्णु मंदिर है ना, जिन्होंने अंगोरवाट या कई जगह आपको नाम मिलता है अंकोरवाट। ठीक है, एक ही बात है, अंकोरवाट। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि एक मंदिर और एक नगर अकोरथोम, नाम क्या है? अकोरथोम, याद रखिएगा, अकोरथोम नामक नगर का निर्माण भी करवाया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अंगोरवाट या अंकोरवाट मंदिर। अंकोरवाट मंदिर क्या क्या बातें अंकोरवाट की विशेष रूप से याद रखना? भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। विष्णु का एशिया का सबसे विशाल मंदिर है। विष्णु को समर्पित एशिया का यहीं पे लिख देता हूं, एशिया का, कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, विष्णु को समर्पित एशिया का सबसे विशाल मंदिर है। एशिया का सबसे विशाल मंदिर है, सबसे विशाल मंदिर है।
द्रविड़ प्लस पंचायतन शैली, पंचायतन शैली में निर्मित है, शैली में निर्मित है। ठीक है, द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। मेकांक नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी पर है? याद रखिएगा, मेकांक नदी पर, मेकांग क्या है? मेकांग नदी के तट पर स्थित, नदी के तट पर स्थित और पत्थर से निर्मित है, पत्थर से निर्मित। मंदिर के चारों ओर, मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी खाई है, 650 फीट चौड़ी खाई है। महाभारत वे रामायण का चित्रण भी मिलता है। और लास्ट बात प्यारे साथियों कि इसे यूनेस्को द्वारा, इसे यूनेस्को द्वारा इसका सन भाई मुझे मिला नहीं है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, सूची में शामिल किया गया है। आगे बात समझ में? अंगोरवाट या अंकोरवाट का मंदिर मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है, कितना सुंदर है ये, ठीक है, लिख देता हूँ अंकोरवाट का मंदिर, अंकोरवाट विष्णु मंदिर। ठीक है प्यारे साथियों, तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले, आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।